वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले हमें देखना होगा सेक्शन 3.3 जो कि है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अगर हमें लीनियर इक्वेशन का एक सेट दिया जाए, यानी दो लीनियर इक्वेशन दी जाए, तो उनको हम ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर कैसे ग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं, ये हमें इस एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने के बाद वी कैन समराइज द बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस एज फॉलो। यानी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने के बाद हम किन्हीं दी हुई लीनियर इक्वेशंस के सेट का बिहेवियर जो है वो समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि फर्स्ट, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि अगर दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम बोलते हैं कि उन दो इक्वेशन के सेट का एक यूनिक सॉल्यूशन है, और वो यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए हम बोलते हैं कि वो दो जो पेयर है इक्वेशन का वो एक कंसिस्टेंट पेयर है इक्वेशंस का। यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है किन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस के बीच में तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सेकंड केस जो है वो है द लाइंस में बी पैरेलल, यानी कि दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो सकती हैं। इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर दो इक्वेशन दी हैं उनकी ग्राफ जो बनेगी अगर उनके बीच एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए इन दो इक्वेशंस को हम बोलेंगे एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। केस 1 में ये पढ़ा हमने। केस 2 में पढ़ा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम उनको बोलेंगे, इन दो इक्वेशंस का जो पेयर है इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थर्ड जो केस है कि दोनों लाइंस हो सकता है कोइंसाइड कर जाएं, एक के ऊपर एक आ जाएं। ऐसी कंडीशन में हर एक पॉइंट जो लाइन पर लाई करेगा वो आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस के केस में, और ऐसी जो इक्वेशंस का सेट होता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि अगर इंटरसेक्शन है, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट पेयर। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो हम उन दोनों इक्वेशंस के सेट को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर दो लाइंस जो है वो कोइंसाइडिंग हैं तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो हम ऐसी इक्वेशन के सेट को बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड जो केस दिया गया है 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। ये दो इक्वेशंस का अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमें कोइंसाइडिंग मिलेगा। अगर कोइंसाइड कर रही हैं यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। थर्ड जो केस है वो है x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। इन दोनों लाइंस को अगर बनाएंगे तो वो पैरेलल बनेंगी, यानी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये दो लाइंस के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी। इसके बाद लेट अस नाउ राइट डाउन एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। अब ये क्या होते हैं, जैसे ये पहली इक्वेशन है एंड ये दूसरी इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं a1, दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं a2, जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे b1, जो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे b2, जो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है जो कि यहाँ 0 है इसको बोलेंगे c1, जो सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट है उसको बोलेंगे c2। हालांकि ये याद रखने वाली बात होगी हमारे लिए कि अगर इक्वेशन इस तरह से दी गई है x - 2y = 3 तो a1 b1 और c1 की वैल्यू पता करने के लिए हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा 2y, और ये जो कांस्टेंट है ये इक्वल टू के एक ही तरफ होना चाहिए, सारी जो टर्म्स हैं ये एक ही तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे इसको कि a1 1 है, b1 -2 है एंड c1 जो है ये -3 है। सो ये याद रखने की चीज़ है। सो अभी हमने ये तीन केस पढ़ लिए। अब हमसे बोला गया कि अगर हम दोनों दी गई इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स जो हैं सेम वेरिएबल्स के, जैसे x का जो कोफिशिएंट है वो a1 हो गया, y का जो है वो b1 हो गया और कांस्टेंट जो है वो c1 हो गया, अगर इनको कंपेयर करें दोनों इक्वेशन के तो क्या कोई पैटर्न देखने को मिलेगा हमें। सो उसी के बारे में बात की गई है। फर्स्ट जो सेट ऑफ इक्वेशंस था उसमें हम देखें अगर तो a1/a2 अगर करेंगे, a1 1 है, a2 3 है, तो a1/a2 करा तो 1/3 आया। इसी तरह b1/b2 किया तो -2/4 आया, c1/c2 किया तो हमारे पास 0/-20 आया। यहाँ हमने देखा कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, और इस कंडीशन में हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। तो इस तरह हम एक पैटर्न बना सकते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ऐसी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, और इंटरसेक्ट करेंगी इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसी दी गई इक्वेशन का सेट क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसके बाद सेकंड केस 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। यहाँ पर अगर हम a1/a2 निकालेंगे तो 2/4
यानी कि 1/2। इसी तरह b1/b2 करेंगे तो 3/6 यानी फिर से 1/2। और अगर c1/c2 करेंगे तो -9/-18 यानी यहाँ भी 1/2। तो यहाँ हमने देखा कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 सबकी वैल्यूज़ बराबर है और हमें पता था कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बना था उसमें कोइंसाइड कर रही थी लाइंस। तो हम एक पैटर्न बना सकते हैं कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसीलिए डिपेंडेंट टाइप ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी ये दोनों। इसके बाद थर्ड केस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पर अगर हम a1/a2 देखें तो 1/2 है, b1/b2 देखें तो 2/4 है, ये भी कटकर 1/2 हो जाएगा। फिर अगर हम c1/c2 देखें तो यहाँ पर -4/- 12 है यानी कि 1/3। तो यहाँ अगर हम देखें तो a1/a2 = b1/b2, पर a1/a2 c1/c2 के बराबर नहीं है और b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों फ्रैक्शंस बराबर हैं पर ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता था कि पैरेलल लाइंस बनी थी इन दो इक्वेशंस के लिए। तो हमने ये पैटर्न बनाया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 will be equal to b1/b2 but not will be equal to c1/c2। हैंस पैरेलल लाइंस बनेंगी, और पैरेलल लाइंस बनी है तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम इस सेट ऑफ इक्वेशंस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया गया है a1x + b1y + c1, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y एंड c2, ये दूसरी इक्वेशन। अगर ये दो इक्वेशंस का सेट दिया गया है हमें, और हम अगर पैटर्न निकालते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर केस आता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यानी कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी। अगर केस आता है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हम बोलेंगे इस केस में दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये पैटर्न हमने बना लिया। ये जो रेशो है कोफिशिएंट्स का, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी मदद से आप आगे जाकर ये बताएंगे कि कौन सी इक्वेशंस का जो सेट है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशंस का जो सेट है वो इनकंसिस्टेंट है। इसके बाद एग्जांपल 4 में हमें बोला गया है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं। अगर हैं तो ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाइए इनको। तो हमने सबसे पहले, हमें पता है कि हमें कोफिशिएंट्स को सबसे पहले कंपेयर करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a1 जो होगा वो 1 है, b1 जो है वो +3 है एंड c1 जो है ये 6 यहाँ आएगा तो -6, तो c1 की वैल्यू -6 है। इसी तरह a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3 है एंड c2 की वैल्यू -12 है। तो हमें कोफिशिएंट्स पता चल गए हैं। अब हम देखेंगे कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। सो 1/2 a1/a2, b1/b2 अगर किया हमने तो हमारे पास आएगा -1/1। अगर हमने किया c1/c2 यानी कि 1/2। सो हमारे पास जो पैटर्न निकल कर आ रहा है वो है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये कौन सी कंडीशन का केस है, ये है इंटरसेक्शन वाली लाइंस का केस। इंटरसेक्शन वाली लाइंस का केस हमें यहाँ से पता चल गया कोफिशिएंट्स का यूज़ करके। तो हम बता सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस की अगर हम लाइन बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस के सेट को बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। फिर हमने, चूंकि ये कंसिस्टेंट था, क्वेश्चन में बोला गया था कि सॉल्व करके दिखाओ, तो हमने सॉल्व किया। हमने पहली इक्वेशन ली और उसमें x की जगह 0 अगर रखा तो y 2 आ गया, और अगर x की जगह 6 रखा तो y 0 आया। फिर हमने ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट किया कि अगर x 0 है और y 2 है तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। फिर सेकंड, अगर x 6 है एंड y 0 है तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। इन दो पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये लाइन बन गई इस वाली इक्वेशंस के लिए। इसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है इसके लिए हमने प्लॉटिंग करी। अगर x की जगह 0 रखा इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू -4 आई, और अगर x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू -2 आई। फिर हमने इसको भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। अगर x 0 है और y -4 है यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट। फिर सेकंड, अगर x 3 है एंड y -2 है यानी कि यहाँ पर। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ कोइंसाइड करेंगे यानी यहाँ, सो ये वाला पॉइंट। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये वाली इक्वेशन की लाइन बन गई। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6, 0। तो हम बोल सकते हैं द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज x = 6 एंड y = 0। तो इस तरह हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया, इनको सॉल्व भी किया और इनका सॉल्यूशन भी पता किया ग्राफ की मदद से, और इनका नेचर भी बताया कि कंसिस्टेंट हैं या नहीं।
इसके बाद एग्जांपल 5 यहाँ पे बोला गया है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी यहाँ हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, हमें बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, जीरो सॉल्यूशन है यानी नो सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस है, यानी कि बेसिकली हमें बताने की लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसाइडिंग है। सो हमने सबसे पहले इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, जैसे ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 3x - 24y प्लस 24/5y प्लस 3/5। एलसीएम लेने के बाद सबके नीचे 5 आ जाएगा एंड ये 3 था तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 15x - 24y प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये 5 यहाँ पे जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनकर आएगी जो कि होगी 15x - 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। 5x 3 5 15 माइनस 3 8 24 सो 85 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन हमारे पास आएगी जो कि एग्जाम्पल में लिख कर दी गई है हमें। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम दोनों इक्वेशंस जो हमें दी गई हैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, पर जैसे ही हम कंपेयर करने गए तो हमें दिखा कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम है, 5x - 8y प्लस 1 और ये भी 5x - 8y प्लस 1। क्योंकि ये सेम है हैंस दोनों कोइंसाइड करेंगी यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि ये कौन सा केस है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी का। सो हम बोल देंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का जो पेयर है ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। सो हमने बता दिया। तो इस तरह हमने ये एग्जांपल सॉल्व कर दिया। इसके बाद एग्जांपल 6 इसमें बोला गया है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. यानी चंपा एक सेल में गई थी, वहाँ उसने कुछ पैंट्स खरीदे और कुछ स्कर्ट्स खरीदी। उसके दोस्तों ने पूछा कि कितने पैंट्स और कितने स्कर्ट्स खरीदी, तो चंपा ने 2 इक्वेशंस बोल दी। तो लेट हम मान लेते हैं कि पैंट्स जितने भी खरीदे चंपा ने उनको हम x मान लेते हैं कि x पैंट चंपा ने खरीदे। इसी तरह स्कर्ट्स को हम y मान लेते हैं कि चंपा ने y स्कर्ट्स खरीदी। तो फिर जैसे चंपा ने बताया द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द पेंट्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स से 2 लेस देन है स्कर्ट्स का नंबर, यानी पहली इक्वेशन ये बन गई हमारे पास y इक्वल टू 2x - 2। फिर सेकंड जो चंपा ने पहली दी थी वो थी नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स परचेस्ड। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, इसमें -4 करो तो स्कर्ट्स का नंबर आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन जो चंपा ने बताई थी हमने इनको अलजेब्रिकली बना लिया है। इसके बाद हमने इनमें वैल्यू पुट करी ग्राफ बनाने के लिए। सो x अगर 2 डाला फर्स्ट इक्वेशन में तो y की वैल्यू 2i। सेकंड टाइम हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू -2i। अब हम ग्राफ पेपर पर आए तो हमने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना चाहा। x अगर 2 है सो x 2 है, y भी 2 आया सो y भी 2 है। यहाँ ये दोनों पॉइंट जहाँ पर कोइंसाइड करेंगे वहाँ पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट। इसी तरह x अगर 0 है तो y -2 है, x 0 है तो y -2 है, यानी कि यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये एक लाइन बन गई फर्स्ट वाली इक्वेशन की। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करी। x 0 डाला तो y -4, x 1 डाला तो y 0, इसको भी प्लॉट किया। x अगर 0 है तो y -4 है, y -4 ये रहा। सेकंड पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, यानी यही वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया तो एक लाइन ये बन गई सेकंड इक्वेशन के लिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइन आकर एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, सो a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों ही बराबर नहीं हैं। ये 1/2 आएगा और ये -1 सो 1 आएगा। हैंस ये दोनों क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएंगे दोनों लाइन से, यानी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, जो कि हमें ग्राफ में भी दिख रहा है। ये दोनों लाइंस जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इन दोनों इक्वेशंस का एकमात्र यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि है यहाँ पर 1,0। x किसकी वैल्यू थी, पेंट्स की, और स्कर्ट्स की जो वैल्यू थी वो y थी। तो यहाँ पर जो यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू है वो है 1,0, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो चंपा थी इसने 1 पेंट खरीदा था और 0 स्कर्ट्स खरीदी थी। इस तरह से हमने ग्राफ की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 पर आ गए हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं और इनको पढ़कर हमें जो कंडीशन इनमें दी गई है उसके हिसाब से अलजेब्रिक इक्वेशंस को पहले बनाना है, देन उनको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उनका सॉल्यूशन भी पता लगाना है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी हमें 2 इक्वेशंस का एक सेट दिया गया है, इसमें हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है एंड बताना है कि किस तरह का ये सेट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है।
और ये जो दो लाइंस बनेंगी इन इक्वेशंस की वो किस तरह की होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसाइडिंग होगी या फिर पैरेलल होगी। इसके बाद क्वेश्चन 3 में आपसे बोला गया है कि कंपेयर करना है हमें कोफिशिएंट्स को और बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर क्वेश्चन 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट आपको बताना है, एंड अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी आपको ग्राफिकली देना है। ये इक्वेशन से क्वेश्चन 4 में। इसके बाद क्वेश्चन 5 में आपसे बोला गया है एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको इक्वेशंस के फॉर्म में बदलना है और फिर इसके सॉल्यूशंस को पता लगाना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। इसके बाद क्वेश्चन 6 गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसके बाद आपको तीनों कंडीशंस दी गई हैं कि जब इंटरसेक्शन हो, जब पैरेलल हो और जब कोइंसाइडिंग हो। तो एक इक्वेशन आपको दी गई है, आपको इक्वेशन सेट की दूसरी इक्वेशन इस तरह से बनानी है कि पहले केस में ये दोनों जो इक्वेशंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग नेचर की होंगी, दूसरे केस में ये दोनों पैरेलल नेचर की हों और तीसरे केस में ये दोनों कोइंसाइडिंग नेचर की हो। यानी दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है अपने हिसाब से कि ये तीनों केस सेटिस्फाई हो जाएं। इसके बाद 7th जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, यानी दो इक्वेशंस आपको दी हैं, बोला गया है इन दोनों का ग्राफ बनाओ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, और इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा और जो एक्स एक्सिस है इनके बीच में एक ट्राइंगल बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें बताओ। सो आपने कंसेप्ट सुने हैं, हमने कंसेप्ट डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आए हों। सो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए क्वेश्चन करने का, अगर नहीं बनते हैं तो वीडियो को रिज्यूम करिए एंड वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन अहेड। वेलकम बैक। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन 1 में हम आते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन 1 में है वर्ड प्रॉब्लम, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी कि एक क्लास है 10 जिसमें स्टूडेंट्स कितने टोटल 10। सो टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। फिर बोला गया है took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो लेट्स बॉयज़ का नंबर हमने x मान लिया, गर्ल्स का नंबर y मान लिया। फिर हमें इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। सो फर्स्ट इक्वेशन एक ये बन गई हमारे पास। इसके बाद आगे अगर क्वेश्चन को पढ़ें, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड टुक पार्ट इन क्विज, आगे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट्स जो बोले गए थे वो थे 10। अब टोटल स्टूडेंट्स यानी कि उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, यानी दोनों मिलाकर बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने 10। तो ये हमें दूसरी इक्वेशन मिली और जो इसके अलावा जो इक्वेशन थी वो हमें दी गई इन्फॉर्मेशन से पता चल गया कि y = x+4। सो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। फिर बारी बारी से हमने इन दो इक्वेशंस में वैल्यू पुटअप करी। सो फर्स्ट टाइम हमने इस इक्वेशन में x 0 रखा तो y 10 आया, यानी x 0 है तो y 10 है, यानी ये वाला पॉइंट। बाद में फिर हमने x 10 रखा तो y 0 आया, यानी x 10 है तो y 0, यानी ये वाला पॉइंट। और इन दोनों को हमने मिलाया तो ये एक लाइन बन गई पहली इक्वेशन के लिए, x = 10 - y के लिए। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x = y-4, इसमें हमने वैल्यू पुटअप की। x अगर 0 रखा तो y 4 आया, यानी x 0 है तो y 4 है, यानी ये वाला पॉइंट। इसके बाद हमने x 2 रखा तो y 6 आया, x अगर 2 है तो y 6 है, 6 यहाँ कहीं है, ये दोनों पॉइंट जहाँ कोइंसाइड करेंगे वहाँ पर पॉइंट बनेगा एक ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये एक लाइन बन गई सेकंड इक्वेशन के लिए। अब ये दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें पता है ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। सो हमने ग्राफ की मदद से देखा कि इंटरसेक्शन हो कहाँ पर रहा है, ये हो रहा है 3, x पर 3 एंड y पर 7, यानी 3,7 पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का जो यूनिक सॉल्यूशन है वो है x = 3 एंड y = 7। सो हमने ग्राफ की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे गए 50 रुपये में। इसके बाद 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे गए 46 रुपये में। फिर हमसे बोला गया है कि कॉस्ट पता करिए एक पेंसिल और एक पेन की। सो हमने नंबर ऑफ पेंसिल्स मान लिया x, यानी x पेंसिल खरीदी गई, और हमने मान लिया कि पेन जितने भी खरीदी गए उनको y बोल दिया। तो हमारे पास कंडीशन ये निकल कर आई जो पहली इन्फॉर्मेशन दी गई है 5x + 7y = 50। सो फर्स्ट इक्वेशन बना ली। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन बनाई 7x + 5y = 46। सो हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आ गई। अब हमने बारी बारी से इनमें वैल्यूज़ रखी और ग्राफ पर इनको प्लॉट कर दिया। तो पहली इक्वेशन में वैल्यू रखी हमने x = 3 तो y 5, x = 3 तो y जो है वो 5 है, यानी ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट। इसके बाद x = 10 तो y 0, x = 10 है तो y 0, यानी ये वाला पॉइंट। तो हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये लाइन बन गई पहली इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन में हमने वैल्यू पुटअप करी। अगर x 46/7 रखें, यानी कि लगभग जो है 6 पॉइंट समथिंग रखेंगे, यानी x 6 पॉइंट समथिंग, सो यहाँ कहीं आएगा, एंड तो y 0 आएगा, यानी ये वाला पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है अगर x 0 रखेंगे तो y आएगा 46/5, 46/5 यानी कि 9 के आसपास, यानी 9 से थोड़ा सा ज़्यादा।
सो 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ कहीं। सो ये दोनों पॉइंट जहाँ कोइंसाइड करेंगे वहाँ पर एक पॉइंट बनेगा यहाँ, सो ये वाला पॉइंट। सो हमने इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया ज्वाइन, तो ये लाइन बन गई सेकंड इक्वेशन के लिए। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सो हमने ग्राफ की मदद से देखा ये इंटरसेक्शन हो कहाँ पर रहा है, ये हो रहा है x पर 3 पर एंड y पर 5 पर, यानी 3,5। सो हम बोल सकते हैं कि जो आंसर है, जो कॉस्ट है पेंसिल और पेन की, वो है, पेंसिल की इक्वेशन है, पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है 3 रुपीज़ एंड पेन की जो कॉस्ट है वो है 5 रुपीज़। तो इस तरह अगर हम वेरीफाई भी करना चाहें कि 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल की 3 है कॉस्ट एंड 7 पेन्स यानी कि एक पेन की कितनी है 5, 5 3 15 एंड 7 5 35। अगर हम सम करें तो हमारे पास आएगा 5 5 10 1 कैरी 3 + 1 4 एंड 5, सो 50 जो हमें दे रखा है पहली इन्फॉर्मेशन में। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी करके देख लिया है हमारा आंसर। तो इस तरह आप ग्राफ की मदद से लीनियर इक्वेशंस के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2, इसमें हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और बताना है कि ये दो जो इक्वेशन दी गई हैं, हमें सेट ऑफ इक्वेशन दिया है, इसमें सॉल्यूशन कैसा होगा, जो लाइंस बनेंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होगी या फिर कोई इंसाइड करेगी। सो फर्स्ट जो इक्वेशन का सेट है वो हम देखते हैं। यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू आएगी 5/7, 5 एंड 7। देन b1/b2 की वैल्यू आएगी -4/6, -4/6। इसके बाद c1/c2 की जो वैल्यू है वो आएगी 8/-9। यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करने पर पता चलेगा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हैंस हमें पता है कि जब ऐसा होता है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और एक यूनिक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन होता है दोनों दी गई इक्वेशंस का। तो हम बोल सकते हैं कि सो दे विल इंटरसेक्ट। सो हमने पहले कंडीशन के लिए बता दिया। फिर जो हमें दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन दिया है, यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो a1 आएगा 9, a2 आएगा 18, इसी तरह b1 आएगा 3 एंड b2 आएगा 6, फिर c1 आएगा 12 एंड c2 आएगा 24। अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि a1/a2 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी सिंप्लीफाई करके 1/2, c1/c2 की वैल्यू भी सिंप्लीफाई करके 1/2, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि तीनों जो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में इक्वल हैं। हैंस हम बोल सकते हैं कि ये जो दो लाइंस बनेंगी वो कोइंसाइड करेंगी। इसके बाद थर्ड जो इक्वेशंस का सेट है, a1/a2 यहाँ पर होगा 6/2, b1/b2 होगा -3/-1। इसके बाद c1/c2 होगा 10/9। सो यहाँ हमें ऑब्जर्व करने पर पता चलेगा कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, पर a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही बराबर नहीं है c1/c2 के। हैंस हमें पता है ऐसे केस में लाइंस जो दो हैं वो पैरेलल बनती हैं। सो हमने बता दिया, सो दे विल बी पैरेलल। इसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे सामने। क्वेश्चन 3 में भी हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है एंड बताना है कि इनमें से कौन सा सेट कंसिस्टेंट है और कौन सा सेट इनकंसिस्टेंट है। सो सबसे पहले हमने ये दो इक्वेशंस ली, यहाँ पर हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। a1/a2 यहाँ पर आएगा 3/2, b1/b2 आएगा 2/-3, c1/c2 आएगा -5/-7। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चला कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो ये दो जो इक्वेशन हैं ये दोनों कैसी हैं, कंसिस्टेंट। सो हमने बोल दिया कि दे आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसके बाद अगला जो सेट ऑफ इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 18 एंड 4x - 6y = 9। यहाँ पर हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए। a1/a2 की वैल्यू आएगी 2/4 सिंप्लीफाई करके 1/2, b1/b2 आएगा -3/-6 = सिंप्लीफाई करके 1/2, c1/c2 जो है ये आएगा -8/-9 यानी 8/9। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चला कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। हमें पता है इस केस में क्या होता है, जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल बनती हैं तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो ये दो इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट। सो वही हमने बता दिया कि दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इसके बाद थर्ड जो पेयर है इक्वेशंस का वो 3x/2 + 5y/3 = 7 एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है 9x - 10y = 14। सो ये जो पहली इक्वेशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एलसीएम लेकर। सो हमने एलसीएम दिया और हमारे पास आएगा 9x + 10y/6 = 7। ये 6 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो हमारे पास आएगा 9x + 10y = 42। और जो दूसरी इक्वेशन है वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 9x - 10y = 14। इसके बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। a1/a2 आएगा 9/9 यानी 1/1, b1/b2 आएगा 10/-10 यानी कि -1/1, फिर c1/c2 आएगा -42/14 यानी कि 21/7 यानी कि 3। तो यहाँ पर हमें देखने पर पता चला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हैंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का ये होगा यूनिक सॉल्यूशन है तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट। फिर इसके बाद हम दूसरी इक्वेशंस को देखेंगे। इसमें हमें पहली इक्वेशन दी गई है 5x - 3y = 11 एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है -10x + 6y = -22। यहाँ पर हमने
कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। A1 बाई A2 हमारा आएगा 5 बाई -10 यानी कि -1/2। B1 बाई B2 हमारे पास आएगा -3/6 यानी कि -1/2। C1 बाई C2 हमारे पास आएगा -11/22 सो -1/2। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि लाइन्स जो हैं वो कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड करेंगी यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर ऐसा है तो लाइन कैसी है, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, तो वो हमने बता दिया। इसके बाद जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं 4/3x + 2y = 8 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 12। यहाँ पर भी फ्रैक्शन में है तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हमने एलसीएम लिया सबसे पहले। पास आएगा 4x + 6y/3 = 8। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो हमारे पास आएगा 4x + 6y = 24 एंड दूसरी जो इक्वेशन है वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 2x + 3y = 12। इसके बाद हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। A1 बाई A2 की वैल्यू आ रही है 4/2 यानी कि 2। B1 बाई B2 की वैल्यू आ रही है 6/3 यानी कि 2। C1 बाई C2 की वैल्यू आ रही है -24/12 यानी कि 2। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि यहाँ तीनों फ्रैक्शंस की वैल्यू कैसी है, बराबर है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों लाइंस जो है वो कोइंसाइड करती हैं यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं यानी कि लाइन कैसी है, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, तो वो हमने बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन 4 में हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो उनको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाओ हमें और सॉल्यूशन बताओ उनका। सो फर्स्ट जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया हमने इसको चेक किया, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। सो यहाँ हमें A1 बाई A2 की वैल्यू मिली 1/2, B1 बाई B2 की वैल्यू मिली 1/2 और C1 बाई C2 की वैल्यू हमें मिली 1/2। सो यहाँ ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि तीनों जो फ्रैक्शंस हैं वो बराबर हैं यानी दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर एक आएंगी। अगर ऐसा होता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो लाइन को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट। सो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट थी, इसलिए हमने फिर इनका ग्राफ भी बनाया जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। और चूंकि कोइंसाइड करें तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके बाद सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन जो हमें दिया गया है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। सो यहाँ हमने A1 बाई A2 निकाला 1/3 आया, B1 बाई B2 निकाला सो -1/-3 आया, C1 बाई C2 निकाला सो -8/-16 आया। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। हैंस हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगी तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो ये दोनों इक्वेशंस का जो पेयर है ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो वही हमने बता दिया। इसके बाद हमें जो थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ हमने फिर से कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। A1 बाई A2 हमें मिलेगा 2/4 यानी 1/2, B1 बाई B2 हमें आएगा 1/-2 यानी कि -1/2, C1 बाई C2 आएगा -6/-4 यानी कि 3/2। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। हैंस ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसलिए इन दोनों पेयर को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम ग्राफ की मदद से पता लगा सकते हैं, क्योंकि x पर है 2 एंड y पर है 1 2 3, y पर भी 2, सो 2, 2 इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। फिर इसके बाद हमें जो फोर्थ पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसको हम देखेंगे 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ पर भी हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। A1 बाई A2 हमारे पास आया 2/4 यानी 1/2, B1 बाई B2 आया -2/4 -2/-4 सो वो भी 1/2 एंड C1 बाई C2 हमारे पास आया -2/-5 यानी 2/5। सो हमें यहाँ ऑब्जर्वेशन से पता चला A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। हैंस हमें पता है ऐसे कंडीशन में लाइंस जो है वो पैरेलल बनती हैं यानी दोनों के बीच में कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसलिए पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोला गया है सबसे पहले हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, किसका पेरीमीटर, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल है तो इसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। सो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर हमने लेंथ को मान लिया x और विड्थ को मान लिया y, तो अब ये क्या बोल रहा है, वूज लेंथ, एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है यानी x जो है ये 4 बड़ा है अपनी ब्रेथ से, यानी कि x = 4 + y। तो ये एक इक्वेशन मिल गई हमें। अब आगे पढ़ें, सो ये जो लिखा हुआ था हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये आगे जाके कंटिन्यू होगा किसमें, इस 36 मीटर, यानी कि हमें इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसकी आधे की वैल्यू दी गई है, यानी p/2 कितना है, 36। सो अब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l + b, यानी 2 टाइम्स ऑफ l + b। l यहाँ हमने x माना है और ब्रेथ जो है वो y मानी है। सो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दी गई है 36। सो हमें पेरीमीटर बाय 2 की वैल्यू दी गई है 36, यानी कि पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 72, और पेरीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 2l + b। हमें l की जो वैल्यू दी गई है यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 बड़ी है, यानी x = y + 4। सो यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई।
पहली इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन हैं तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। a1/a2 आया 1/1, b1/b2 आया -1/1 एंड c1/c2 आया 1/9। यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हैंस हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन यूनिक सॉल्यूशन बियर करेंगी और दोनों जाकर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी, जो कि इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर हमने बारी बारी से इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुटअप करी। x अगर 0 रखा पहली इक्वेशन में तो y की वैल्यू -4 आई। x 0 है तो y -4 है, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट। फिर हमने x 4 रखा तो y की वैल्यू 0 आई, यानी कि ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये पहली इक्वेशन के लिए लाइन बन गई। इसके बाद फिर हमने दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करी। x अगर 10 रखा तो y 26 आया, अगर x 10 रखा तो y 26 आया, यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट। इसके बाद अगर हमने x 26 रखा तो y 10 आया, x अगर 26 है तो y 10 आया, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये वाली लाइन बन गई दूसरी इक्वेशन के लिए। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों लाइन्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? x पर 20 पर एंड y पर 15 पर। तो हमें ग्राफ से दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं? x पर तो 20 पर कर रही हैं और y पर हमें लग रहा है 15। सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं x पर 20 एंड y पर 15। बट एक बार चेक करने के लिए हम अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो हमने जो हमारी कंडीशन दी गई थी, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36। दूसरी जो इक्वेशन हमें दी गई थी रेक्टेंगल के बारे में वो थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि आएगी 4 प्लस वाई। इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पुटअप किया। सो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? हमारे पास आएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 2y इक्वल टू 32 एंड y की वैल्यू आएगी 16। यानी y का ये जो कोऑर्डिनेट था जिसको लेके हमें कन्फ्यूजन था, ये असल में कितना है? 16। तो इस तरह हमें ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेना चाहिए और अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर लेना चाहिए, तो आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाता है। एंड x की वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाली y की, तो हमारे पास x 20 आ गया, जो कि ग्राफ में भी दिख रहा था हमें 20। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया हमारा आंसर और हमें अब पता चल गया कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, वो है x पर 20 एंड y पर 16। तो इस तरह से हमने ग्राफ की मदद से एंड अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन पता कर लिया। इसके बाद 6th क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, फिर हमसे बोला गया है कि आप दूसरी लीनियर इक्वेशन 3 तरह से बनाइए। पहली तरह इस तरह से बनाइए कि दोनों इक्वेशंस के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट बने, इंटरसेक्टिंग लाइंस हों। दूसरी तरह से इस तरह बनाइए कि दोनों लाइंस जो है पैरेलल बने, और तीसरी तरह से इस तरह बनाइए कि दोनों लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट बने। अब हमें पता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं? जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सो हमें पहली इक्वेशन तो दे रखी है, यानी a1 2 दे रखा है और b1 3 दे रखा है, तो हमें बस a2 और b2 की वैल्यू डिफरेंट रखनी है। सो हमने डिफरेंट रखने के लिए जो दूसरी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बनाई, 3x + 9y - 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए a1 3 है, सो a1/a2 कितना आ गया? 2/3। b1/b2 कितना आ जाएगा? 3/9। सो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर a1/a2 एंड b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों लाइन कैसी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग बनेंगी, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। फिर इसके बाद दूसरी केस में हमें पैरेलल बनानी थी। पैरेलल कब बनती हैं दो लाइन? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों कोफिशिएंट्स का जो फ्रैक्शन है वो बराबर होता है। तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है इसमें हमें पता है कि a1 जो है वो 2 है, b1 जो है वो 3 है एंड c1 जो है वो -8 है। सो हमें इन्हीं के मल्टीपल्स में a2 b2 c2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो हमने 2 टाइम्स में रख दी कि a2 4, b2 हो गया 6 एंड c2 जो है ये हो गया -16। तो इसी तरह हमने वैल्यूज़ रख दी और ऐसे ही वैल्यूज से हमने दूसरी इक्वेशन बना दी, 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। अब अगर आप फ्रैक्शन लोगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तो तीनों इक्वल आएंगे। तीनों इक्वल हैं तो दोनों लाइंस कैसी बनेंगी? पैरेलल। फिर थर्ड केस में हमें बोला गया कि ऐसी इक्वेशन बनाइए दूसरी कि ये जो दो इक्वेशंस बनेगी इनकी लाइंस जो है वो कोइंसाइडिंग हो। कोइंसाइडिंग कब बनती हैं लाइंस? दो इक्वेशंस की हमें पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें पता है कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन बराबर रखना है, पर ये फ्रैक्शन अलग रखना है। तो हमें क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन से पता है a1 जो है वो 2 है, b1 जो है वो 3 है। तो यहाँ पर हमें सेम फ्रैक्शन की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ हमने अज्यूम कर लिया 4 और यहाँ कर लिया 6। सो 2/4 कितना होगा? 1/2 और 3/6 कितना होगा? 1/2। तो ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हो गए, पर इस फ्रैक्शन को हमें अलग करना है। तो यहाँ पर c1 जो है वो -8 है, तो इसकी वैल्यू हमने जानबूझकर कुछ अलग ऐसी रखी कि ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ये इन दोनों से बराबर ना हो, तो हमने -24 रख दिया। सो 8 1 8 3, सो इसकी वैल्यू 1/3 आ रही है जो इन दोनों की इक्वल नहीं है। सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। हैंस ये जो दो लाइन्स बनेंगी, ये जो दो इक्वेशंस की लाइन बनेंगी वो कोइंसाइडिंग बनेंगी। इसके बाद क्वेश्चन 7,
ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस शेड द ट्राइंगुलर रीजन. यानी कि ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इनकी लाइंस बनाइए और ये दो लाइंस और x एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगी. इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस हमें बताइए और ट्राइंगल के एरिया को शेड कर दीजिए. तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी. सो पहली इक्वेशन x y को और 1 को वहाँ भेज दिया तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू वाई माइनस 1. इसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y माइनस 12. सो 2y और 12 को उस तरफ भेज दिया तो हमारे पास आएगा 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y. अब हमें पता है जो पहली इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे. x अगर 0 रखा तो y 1 आएगा एंड x अगर माइनस 1 रखा तो y 0 आएगा फर्स्ट इक्वेशन में, x इक्वल टू वाई माइनस 1 में. फिर इसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है इसमें भी हमने वैल्यू पुटअप करी. सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. सो 12 2y और 12 को उस तरफ ले गए तो हमारे पास निकल कर आएगा 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y. इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे हम. x 0 रखा तो y 6 आएगा एंड x 4 रखा तो y 0 आएगा. फिर हमने ग्राफ बनाया एक, यहाँ पर हमने x पर 1 2 3 4 इंटीजर लिखे और y पर भी लिखे. इसके बाद हमने वैल्यूज़ जो थी उनको प्लॉट किया. अगर x 0 है y 1 है, x 0 है y 1 है यानी ये पॉइंट, ये पहला पॉइंट आ गया. फिर x माइनस 1 है, x माइनस 1 है एंड y 0 है तो ये पॉइंट दूसरा. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये पहली लाइन बन गई पहली इक्वेशन की. इसके बाद फिर हमने दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज़ को पुटअप किया. x 0 है तो y 6 है, x 0 है तो y 6 है यानी ये पॉइंट. फिर x अगर 4 है तो y 0, x 4 है तो y 0 यानी ये पॉइंट. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये दूसरी इक्वेशन की लाइन बन गई. अब हमने देखा कि ये दोनों एक लाइंस जो हैं ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसे ट्राइंगल भी दिख रहा है. ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये x एक्सिस है और तीनों के बीच में ये ट्राइंगल बन रहा है एक. तो इसी ट्राइंगल के हमें तीनों वर्टाइसेस को बताना है. सो ये वाली वर्टाइस तो हम बता सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट ही है. कौन सा पॉइंट है ये वाला -1, 0. ये वाला जो पॉइंट है ये भी हम बता सकते हैं क्योंकि ये भी हमने पुट करके देखा था. ये है x4 y0. अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको हम या तो ग्राफिकली पता करें. तो ग्राफिकली अगर देखें तो ये y पर आ रहा है लगभग 3 पर और x पर आ रहा है 2 पर यानी 2,3 हो सकता है. लेकिन वेरीफाई होने के लिए हम इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू वाई माइनस 1. दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y. सो हमने ये x की वैल्यू यहाँ पुटअप करी. सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम. सो जैसे ही हमने वैल्यू पुटअप करी तो हमारे पास आएगा 3 इंटू ब्रैकेट में y माइनस 1 इक्वल टू 12 माइनस 2y. ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास आया 3y माइनस 3 इक्वल टू 12 माइनस 2y. इसके बाद सिंप्लीफाई किया तो 3y और 2y एंड इक्वल टू 12 प्लस 3. सो हमारे पास फाइनली आएगा 5y इक्वल टू 15. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा y इक्वल टू 3 एंड फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी. यानी वेरीफाई हो गया कि x जी ये जो सॉल्यूशन पॉइंट है यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये 2 है एंड y की वैल्यू 3 है. सो ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई है जो कि है 2,3. सो हमें इस तरह से तीनों वर्टाइसेस की वैल्यू पता चल गई. पहला वर्टाइसेस -1/0, दूसरा वर्टाइस 4,0 एंड तीसरा वर्टाइस जो है ये 2,3. सो इस तरह से हमने 7th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों एंड आपको अच्छा लगा हो कंसेप्ट जानकर. आगे इसी सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू रखेंगे. वीडियो देखते रहिए. कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस.